अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उन्होंने अपना फ़र्ज़ी नाम रखा है अरसलान। इन्होंने मुझे एक पहले भी कहानी भेजी थी, उसका टाइटल था औरत का धड़ साइकिल चला रहा था और उसका कटा हुआ सर पीछे रखा हुआ था। यह हॉरर स्टोरी नंबर 606 है। वो जो औरत जिसका सर कटा हुआ था और पीछे रखा हुआ था और बगैर सर के मुर्दा औरत उस साइकिल को चला रही थी, वो औरत कौन थी? क्योंकि वो एक फर्जी नहीं, एक सच्ची कहानी थी और किसी ने उस औरत को देखा था। और जिन्होंने ये कहानी भेजी है, जिनका नाम फर्जी उन्होंने अपना अरसलान लिखा है, वो कहते हैं मेरा नाम फर्जी आप अरसलान बता दें। पहली कहानी में फर्जी नाम अल्लाह दिता, अकरम बूटा और रियासत अली जिनके गिर्द ये कहानी घूमती है, उसी का आज ये पार्ट 2 है। मेरे एक दोस्त है जिनका नाम शाहिद है। वो कहते हैं कि वो जब वो सऊदीया पहुंचे तो मुझे इल्म हुआ कि वो मंडी बहाउद्दीन के गांव तख्त हजारा से ताल्लुक रखते हैं। तो मैंने अपने उस दोस्त शाहिद उससे दोस्ती लगा ली, शाहिद से, और उससे उस सर कटी औरत और उस हवेली के बारे में पूछा। तो उन्होंने पीछे कॉल करके अपने दादा से वो पूरी कहानी जो थी उस सरकटी औरत और उसकी हवेली के बारे में सारा पता किया और उसके बाद मुझे बताया, जो आज की कहानी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यूँ समझिए वो पार्ट 1 था और उसे खुद भी अरसलान को पार्ट 2 का नहीं पता था। और जो पता लगा कि वहाँ मंडी बहाउद्दीन तख्त हजारा से एक ऐसा लड़का आया है जहाँ आज भी वो हवेली मौजूद है और आज भी वो सरकटी लाश जो साइकिल चलाती नजर आई थी लोगों को नजर आती है, उसकी हकीकत में स्टोरी क्या है। वो कहते हैं ये कहानी उस वक्त की है जब अभी पाकिस्तान नहीं बना था, अंग्रेज राज करते थे। वहीं पे एक ऐसा घर जहां पे मियां बीवी को एक ही औलाद नसीब हुई थी, जिसकी शक्ल बिल्कुल एक आम सी मामूली शक्ल थी, जिसका नाम उन्होंने राधा रखा। ना ही खूबसूरत और ना ही बदसूरत, एक मामूली शक्ल सूरत की एक सांवली सी लड़की। वक्त के साथ राधा बड़ी हुई और जैसे हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसके हाथ पीले कर दें। राधा के लिए वो रिश्ता ढूंढते रहे, लेकिन कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा था कि तभी उन्होंने पंडित को बुलाया और उनसे पूछा, पंडित जी निकालिए राधा का, क्या है, क्यों नहीं शादी हो पा रही? और उन्होंने जब हिसाब किताब लगा के बताया, जन्म कुंडली निकाल कर बताया, तो पता चला, उन्होंने कहा ये एक मनहूस लड़की है, नहूसत का सितारा लेकर पैदा हुई है, जिस घर में भी जाएगी उस घर को तबाह कर देगी। और ये जो इस दुनिया में आई है तो शर ही शर है, इसके साथ जुड़ा हुआ शर ही शर है, इसकी शादी नहीं होगी। अब जन्म कुंडली में ऐसी बातें लिखी थी जो पंडित ने बताई थी, तो माँ बाप के लिए तो बेइंतहा दुख और तकलीफ की बात थी। कौन से वालिदैन चाहते हैं कि उनकी बेटी जो इस दुनिया में आई है वो खुश ना देखे, वो सुखी ना दे? हर माँ बाप की तरह वो भी बेइंतहा ना सिर्फ दुखी हो गए बल्कि दुआएं करने लगे कि कहीं से कोई रिश्ता आ जाए और पंडित की कहीं हुई बातें गलत हो जाएं और बेटी का ब्याह हो जाए। लेकिन कहीं से भी रिश्ता ना आया और इसी दुख को साथ लिए राधा का बाप इस दुनिया से चल बसा। वाहिद जरिया इस घर में जो था, वाहिद के पैसे थे जो वो मजदूरी करके कमा के लाता, मां बेटी पेट पूजा करते। और घर का सरबराह जब इस दुनिया से चला गया तो फिर मुसीबतें ऐसे टूट पड़ी कि कर्ज लेने पड़े, कभी कोई खाने को दे देता। अब घर के अंदर खाने के फाके होने लगे थे। जवान हो चुकी थी राधा, लेकिन नहीं जानती थी क्या करे। गांव में कोई लड़कियां काम तो करती नहीं थी, ये वक्त ऐसा था, खवातीन सिर्फ घरों में रहती थी, मर्द ही बाहर कमाते थे। इस घर में तो मर्द ही नहीं बचा था।
जो एक था वो चल बसा था, और इन्हीं दुखों को, फाकों को काटते हुए, दुखों को सहते हुए राधा की मां भी चल बसी। राधा अकेली रह गई। अब कभी कोई खाने को दे जाता तो वो खा लेती, वरना अपने उस बड़े से घर में, जो एक कच्चा सा बना हुआ घर था, 2 कमरों पे मुश्तमिल एक बड़ा सा सहन, और सहन की एक दीवार के साथ एक बहुत पुराना बरगद का दरख्त लगा हुआ था, जिसकी छांव दूर दूर तक फैली हुई थी। तकरीबन घर का जितना बड़ा सहन था वो उस छांव में डूबा रहता। जैसे ही दिन की धूप आती तो वो इस अंदाज में पूरे सहन को अपनी लपेट में ले लेता कि पूरा साया पूरे सहन पे मौजूद होता। लेकिन जिस घर में गुर्बत बेइंतहा हो गई हो, भूख के लाले पड़े हों, फाके हों, वहां वो एक अकेली मासूम लड़की हालात से लड़ रही थी। कोई नहीं जानता था कि वहीं पे एक दिन बाहर रीछ का तमाशा देखने वाला फकीर आया। फकीर ने एक थैला उठाया होता था, उसके पास एक रीछ होता था, और वो एक डुगडुगी बांधे दूर से डुगडुगी बजाता हुआ आता, गांव गांव नगरी नगरी घूमता, और लोग उस डुगडुगी की आवाज को सुन के बाहर निकल आते कि रीछ का तमाशा दिखाने वाला आया है। जब कोई घरों से मर्द, औरतें, बच्चे या खवातीन निकल के तमाशा देखने के लिए आती तो वो डुगडुगी बजा के उस रीछ से कहता, नाच मेरे रीछ, उठ के सलाम करके दिखा, उठ के ये करके दिखा। और उस रीछ उसकी हर उस बात को मानता जो वो फकीर कहता जाता। जब वो तमाशा देख चुकते वो तमाम गांव वाले, तो अपने अपने घर से गंदम या आटा जो उसका थैला होता उस फकीर के थैले में डाल देते। ये उसकी उजरत होती उस तमाशे के बदले। ऐसे ही एक दिन था कि डुगडुगी की आवाज आई और रीछ वाला तमाशा दिखाता हुआ जब राधा के घर के सामने आया तो गुर्बत की वजह से जो एक अकलौता दरवाजा था, जो मेन लकड़ी का दरवाजा कह लीजिए जहां से दाखिल होते थे, वो भी टूट चुका था। दरवाजे पे खड़े होकर उसने सदा लगाई, प्यासा हूं, पानी ही पिला दो। उस घर में हैंडपंप, जो गांव के लोग उसको नलका बोलते हैं, जो असल में हैंडपंप होता है, उस घर में लगा हुआ था। जब उसने सदा लगाई तो राधा ने दरवाजे में खड़े होकर उससे कहा, अंदर आ जाइए, सामने दरवाजा लगा है, पानी पी लीजिए, सामने नलका लगा है, पानी पी लीजिए। वो अपने रीछ के साथ अंदर ही दाखिल हो गया। रीछ को उसने एक साइड पे बांध दिया और ठंडी ठंडी छांव थी उस घर के अंदर, जहां पे सिर्फ फाके ही फाके थे। लेकिन उस रीछ के तमाशे वाले फकीर के लिए वो एक ऐसी ठंडी बेहतरीन छांव थी कि जब वो उस दरख्त के नीचे पहुंचा और उसकी हल्की हल्की हवा के नीचे बैठा तो उसको ऐसा सरूर आया। पानी पीने के फौरन बाद उसने अपने थैले से पकी हुई अपनी रोटी निकाली और रोटी खाने लगा। वो जमीन पे बैठा रोटी खा रहा था कि उसकी निगाह सामने बैठी हुई लड़की पे पड़ी कि लड़की की आंखों में ऐसी भूख थी, उसको दूर से ही महसूस हो गया कि ये मेरे रोटी को खाते हुए देख के इस अंदाज में बैठी है जैसे ये झपट पड़ेगी और इसके मुंह में पानी आ रहा है, क्या वजह है। वो एकदम से बोला, रोटी खाओगी? तो दूर बैठी राधा ने गर्दन हिला ली। वो तो 2 दिन से भूखी थी, 2 दिन से किसी ने खाना नहीं दिया था। तो उसने अपनी एक रोटी राधा को दे दी। राधा ने रोटी को पकड़ते हुए ऐसे रोटी पे टूट पड़ी कि वो समझ गया फाकों में डूबी लड़की है। उसको रोटी खाता देख के बोला, ए छोरी, क्या नाम है तेरा? एक बड़ा सा मुंह में रोटी का लुकमा चबाते हुए बड़ी मुश्किल से नाम बता सकी, राधा। तेरे मां बाप कहां हैं? माता पिता कहां हैं? तो बोली, मेरे माता पिता गुजर गए। तू इस घर में अकेली रहती है? हां। तो वो बोला, तो यहां क्या कर रही है? चल मेरे साथ, तुझे खाने को बहुत कुछ मिलेगा। हम फकीरों का यही है, इसी तरह के जानवर पालते हैं, उनको सुधारते हैं, उनका तमाशा दिखाते हैं, लेकिन हमारी खवातीन कम से कम पेट भर के खाना खाती हैं। चलेगी मेरे साथ? डूबते को तिनके का सहारा। जब उसने कह दिया खाने को मिलेगा तो राधा को और क्या चाहिए था। राधा तैयार हो गई।
और उसी रीछ वाले के साथ रवाना हो गई। रीछ वाला उसको लेके अपने गांव पहुंचा। राधा नहीं जानती थी जिस गांव में दाखिल हो चुकी है ये रीछ वाले रीछ का तमाशा भी करते हैं और साथ में छोटा मोटा जादू भी करते हैं। उनके यहां एक यंग सा पीर था, यंग तो नहीं था, 35-40 साल उसकी उम्र थी, और उस पीर के साथ उसके 2 चेले होते थे। वो उनके गांव में आता और उनकी कई मुरादों को पूरा करता और उनको जादू भी सिखाता था। लेकिन जब भी वो आता वो एक रात के लिए आता, तो उस गांव की एक लड़की कोई भी जो उसकी मनपसंद होती है, गांव वाले अपनी पसंद से उस लड़की को उसकी झोंपड़ी में भेज देते। वो लड़की एक रात उस जादूगर के साथ सोती, उसको खुश करने के लिए वो एक तरह से उसको झोंपड़ियों वाले तोहफा देते, और अगली सुबह वो उनको जादू सिखाता और वहां से चला जाता। जब वो फकीर रीछ वाला राधा को लेके गांव पहुंचा तो गांव वालों ने देखते ही पूछा, ये कौन है लड़की, इस छोरी को तू कहां से लेके आया? तो वो बोला, अब ये हमारी छोरी है, हमारे साथ रहेगी, यहीं पे ही रहेगी, जानवरों को सुधारेगी। और उसने राधा से कहा, है छोरी, हम जंगल से जानवर पकड़ के लाते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको सुधारते हैं, उनको सिखाते हैं और उसके बाद फिर यही तमाशा दिखाते हैं, कभी बकरी का, कभी बंदर का, कभी रीछ का। अब तू यहीं पे रहेगी। राधा ने सर हिला दिया, उसको खाना वगैरह दिया गया और वो खामोशी के साथ उनके साथ रहने लगी। एक बात जो सबने नोट की थी कि राधा खामोश तबीयत थी, राधा बोलती नहीं थी। ऐसा नहीं था उसकी मुंह में जुबान नहीं थी, सिर्फ सवालों का जवाब देती, वो भी हाँ या ना में, लंबी बात नहीं करती थी। उसको कोई काम कहते तो वो करना शुरू कर देती, मौका ही ना देती कि कोई उसको डांट सके या उसको कह सके ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। जो कहा जाता चुप करके कर देती, लेकिन बोलती नहीं थी। कुछ अरसे बाद वही जादूगर जो उनके यहां आता था, जो उनको जादू सिखाता था, वो आ गया। तो वो फैमिली उससे बोली, ए लड़की, इस दफा तू उस जादूगर की झोंपड़ी में जाएगी और तू उसको खुश करेगी। अगर तूने उसको खुश कर दिया तो वो बहुत इनामो इकराम दे के जाता है, बहुत कुछ सिखा के जाता है। अभी तक हमारे यहाँ किसी चीज की जो तंगी नहीं है, हर तरह की खुशहाली है, उसी जादूगर की वजह से है। क्या समझी तू? उसने आगे से हमेशा की तरह उसी तरह सर हिला दिया जैसे वो इनकार करना जानती ही नहीं थी। यूं जादूगर आया, उसके साथ 2 चेले थे जिनकी उम्र 20-20 साल थी और जादूगर तकरीबन कोई 40-45 साल का था। वो उन सबसे मिला। उसने देखा उनकी झोंपड़ी में एक नई लड़की आई है, क्योंकि वो सारी लड़कियों के जो जवान जवान लड़कियां थी सबको जानता था। कई दफा एक एक लड़की के साथ वो सो चुका था और उसी रात राधा उसके साथ झोंपड़ी में सोई। और जब सुबह वो जादूगर उठा तो उसने कहा, ये लड़की को मैं मुस्तकिल अपने साथ लेके जा रहा हूं। अब ये लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। और उसने जिस तरह उनको कोई जादू वगैरह सिखाता था उस तरह जादू सिखाया। उन्होंने सर झुका के ताजीम की। उसकी मर्जी के बगैर कहाँ वो चाँ चू कर सकते थे। वो तो लड़की वहां से भी कहीं से लेके आए थे, उनको इससे क्या गर्ज थी। जब जादूगर उनके लिए सब कुछ था और उसने लड़की मांग ली तो उन्होंने कहा, जी बिल्कुल आप ले जाइए। राधा उस जादूगर के साथ चली गई। जब वहां पहुंची जहां पे वो जादूगर रहता था, उस जादूगर ने कहा, मैंने देख लिया है तेरे अंदर ऐसी शक्ति है कि तू मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। तेरे अंदर बहुत कुछ है, तू बोलती नहीं है, तू खामोश रहती है, लेकिन बहुत कुछ भरा है तेरे अंदर। और मैं अपने जादू से देख चुका हूं, तो बहुत शक्ति वाली हो जाएगी, बहुत बड़ी शक्ति वाली। तुझे हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यूं राधा उस जादूगर के साथ रहने लगी। अब ये 4 लोग हो चुके थे, पहले वो सिर्फ 3 लोग थे, जादूगर और उसके 2 चेले। अब ये लड़की भी खास हो चुकी थी। उन दोनों चेलों से ज्यादा इसका मकाम हो चुका था। वो इसी तरह जादूगर हर कुछ अरसे के बाद किसी न किसी झोंपड़ी में जाता और वहां एक लड़की के साथ रात गुजारता, लेकिन अब हमेशा राधा उसके साथ होती थी। और तभी उसने राधा को चिल्ले कराने शुरू कर दिए, अपनी वो शक्तियां राधा के अंदर ट्रांसफर करनी शुरू कर दी। वो जो 2 चेले से रखे थे वो उनको भी सिखाता था, लेकिन जानता था उनके अंदर वो शक्ति नहीं है जो शक्ति राधा के अंदर है।
राधा चुप करके सीखती जा रही थी। जब पहली दफ़ा उसने उसको चिल्ला करने के लिए बिठाया तो वो हैरान रह गया कि उस लड़की ने जो खामोश तबीयत लड़की है, जिसको जो लफ्ज़ मुंह से कहा जाए आगे से यस सर कहती है, इनकार कभी किया ही नहीं, पहली रात ऐसा कमाल का बैठ के उसने चिल्ला किया कि वो हैरान था कि जैसा मैंने सोचा था ये उससे कई गुना ज़्यादा बहादुर है। डर नाम की चीज़ तो उसके अंदर थी ही नहीं, क्योंकि जैसे जैसे वो चिल्ला करती जा रही थी उसके सामने वो छुपे हुए राज, जिन्नात, शयातीन, चुड़ैलें, भूत सब कुछ सामने आ रहे थे। मजाल है जो राधा चूं से चां करती, हल्का सा भी उसके जिस्म को झटका नहीं लगता था, वो हल्का सा भी घबराती नहीं थी, यहाँ तक कि उसके चेहरे पे खौफ के तासुरात भी नहीं आते थे। वरना बड़े से बड़ा, जबकि वो जादूगर खुद जानता था, जब पहली दफ़ा वो खुद चिल्ला करने के लिए बैठा था तो उसको अच्छा खासा डर गया था, उसके चेहरे से ही पता लगता था कि वो डरा हुआ है। और ऐसी ही एक रात जब वो चिल्ला करने के लिए बैठी थी, वो जानती थी कि आज शाह जिन्नात, जिन्नात का सरदार आज रात को हो सकता है इसको डराने के लिए आए है। इसका इम्तिहान था, क्योंकि शाह जिन्नात के आने से पहले कई जिन आए थे जो उसको डरा के कोशिश में नाकाम होकर वापस चले गए थे। वो लड़की टस से मस नहीं हुई थी। वो जिस दायरा कड़ा को लगा के बैठती थी उसके बाहर कभी आग लग जाती, कभी कोई इंतहाई भयानक भूत आके खड़ा हो जाता जिसको कोई आम इंसान देखे तो बेहोश हो जाए। वो लड़की उसको देखती और उसके बाद उसके चेहरे पे कोई भी तासुरात ना होते। अगली रात जब उसके इर्द गिर्द बेइंतहा सांप ही सांप बैठ गए जो पुकार रहे थे, अकेली लड़की जो जवान हो उसके इर्द गिर्द सांप आके पुकार रहे हों, वो डर जाती है, चीख पड़ती है, वो डरी तक नहीं। और फिर एक रात छिपकलियां ही छिपकलियां उसके इर्द गिर्द थीं। लड़कियां जी वो छिपकलियों से बेइंतहा डरती हैं। कौन सा जानवर था जो उसके हर दायरे कड़े के बाहर नहीं आके बैठता था, लेकिन वो लड़की डरने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। सांप, बिच्छू, छिपकलियां, कभी जिन्नात, कभी रोने की आवाज़, यहां तक कि उसके माँ बाप भी उसके सामने लाए गए और एक जिन ने उसके बाप को और एक जिन ने उसकी माँ को पकड़ा हुआ था और वो दोनों कह रहे थे, बेटी हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, लेकिन ये हमें पकड़ कर ले आए हैं, हमें बचा ले, उठ जा, हमें बचा ले। और वो जिन्नात यही खेल खेल रहे थे कि ये दायरा कड़े से उठ के बाहर आ जाए और अगर ये बाहर चली जाती वो इसके माँ बाप को मार देते। वो बैठी रही, उसने एक निगाह माँ को देखा, एक निगाह बाप को देखा और फिर से पढ़ना शुरू हो गया, लेकिन वो नहीं डरी। और उसका उस्ताद जादूगर ये सब देखता जा रहा था। एक रात बैठे हुए उसी तरह वो अपना बैठी पढ़ रही थी कि ऐसे लगा बेइंतहा जानवरों की फौज, जिसके आते ही जमीन कांपना शुरू हो गई। इतने ज्यादा जानवर थे जो दौड़ते हुए आ रहे थे कि जमीन हिलना शुरू हो गई। जिस जगह पे वो बैठी थी वो फर्श भी जोर जोर से हिलना शुरू हो गया, जैसे जलजला आ गया हो। उसने आंख उठा के देखा, मट्टी ही मट्टी, धूल ही धूल उड़ रही थी। इतने जानवर थे और इतने तेजी से भागते हुए आ रहे थे कि वो उसको ताड़ते हुए चले जाते। वो बड़े बड़े भैंसे थे, जंगली भैंसे जिनके बड़े बड़े सींग थे, और भागते भागते जूं जूं करीब आ रहे थे जमीन थरकती जा रही थी। इस तरह थरक रही थी जमीन कि लगता था जैसे वो यहाँ जमीन पे बैठी बैठी जमीन के अंदर चली जाएगी। और वो इतनी तेजी से दौड़ते दौड़ते उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए कि उसको लताड़ने ही वाले थे। उसकी जगह कोई होता वो मौत से डर जाता। वो बैठी रही, यहां तक कि वो भैंसे बिल्कुल उसके करीब एक कदम के फासले पे आके ऐसे रुक से गए जैसे पीछे से किसने ब्रेक लगा दी हो, और थोड़ी ही देर के बाद गायब हो गए। जादूगर हैरान था, इस लड़की पे किसी चीज का कोई असर नहीं हो रहा। तभी मैंने इसके बारे में कहा था, जितनी इसके अंदर ताकत है, जितनी ये कम गो है, जितना ये कम बोलती है, भरी पड़ी है शक्तियों से। और ऐसा ही हुआ कि वो रात आ गई जब शाह जिन्नात, जिन्नात के सरदार द्यो ने उस रात उसके चिल्ले में आना था। और आज जादूगर भी हैरान था, सही इम्तिहान आज रात को उसका था। अगर वो इस इम्तिहान से निकल जाती, इस इम्तिहान को पास कर जाती, तो फिर वो जो जिंदगी में करना चाहती वो कर सकती। जादूगर ने आज रात को उसको तलकीन की कि राधा,
आज आखिरी रात है, तेरे इम्तिहान की वो आखिरी रात कि आज वो कुछ होगा तुझे मैं बता नहीं सकता, लेकिन तुझे जिस तरह तू पहले अपने आप को बचा के मजबूत करके डरे बगैर खौफजदा हुए बगैर इम्तिहान में पास होती रही है, आज रात सबसे ख़तरनाक अमल है, आज रात सबसे भारी रात है। तुझे आज रात को घबराना नहीं है। पिछली रातों में मैं तुझे बचा सकता था, मैं पीछे बैठ के पढ़ता था कि अगर कहीं तुझसे गलती हो गई और वो तुझे मारने की कोशिश करेंगे मैं बचा लूँगा, लेकिन आज रात मैं भी तुझे नहीं बचा सकता। सिर्फ कोई बचा सकता है तुझे, तो वो है राधा। राधा ही राधा को बचा सकती है कि तूने डरना नहीं है और जो कुछ भी हो उसका मुकाबला करना है, तभी समझ तू जिंदगी में जो चाहेगी हासिल कर लेगी।